अब हम देखते हैं टॉपिक 3.2 पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, इन तीनों के लिए सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है रेफरेंस फ्रेम और उसमें लिया जाने वाला रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस फ्रेम के बारे में हमने आगे ऑलरेडी बात कर ली है। आप जानते हो कि जनरली रेफरेंस फ्रेम के लिए हम XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें XYZ तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहले मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहां पे ले लेता हूं। ये आगे हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें ये XYZ एक्सिस आपको दिखाया गया है, यहाँ पे X, Y और Z, और ये है हमारा ओरिजिन जिसको मैं लिख देता हूं ओरिजिन O। साथ ही मैं ये नोट डाउन कर लेता हूं कि यहां पे रेफरेंस फ्रेम कौन है? X, Y, Z कोऑर्डिनेट्स। ये XYZ कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए रेफरेंस फ्रेम है। और ये भी नोट कर लेते हैं हम कि रेफरेंस पॉइंट कौन है? रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन O। यहां पे ओरिजिन O हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट है। हम सारे डिस्टेंस जो कुछ भी मेजर करेंगे, जो भी वेलोसिटी हम मेजर करेंगे, वो सारा सब कुछ हम रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। आप जानते हो कि ओरिजिन O के लिए हम इस तरह से उसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं 0 0 0। अब हम बात करते हैं पोजीशन की। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि पोजीशन क्या है। पोजीशन यानी और कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट्स है। जी हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स किसके रिस्पेक्ट में? किसी भी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट्स को ही उसका पोजीशन कहा जाता है फिजिक्स में। देखिए, डे टू डे लाइफ में हम ऐसा नहीं करते। अगर मुझे कहना है कि भाई यहाँ पे टेबल पे ये पेन पड़ी है, तो मैं कहूँगा कि भाई ये कोने में जो टेबल पड़ा है ना, उसके ऊपर एक रेड कलर की पेन पड़ी है, वो पेन ले लो। लेकिन अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो पेन की पोजीशन भी आप ऐसे नहीं दिखा सकते। आपको रूम में किसी एक कोने को ओरिजिन मानना पड़ेगा, उसको रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा, और उसके रिस्पेक्ट में पेन का जो भी XYZ कोऑर्डिनेट है वो आपको बताना पड़ेगा, और वो कोऑर्डिनेट ही उसकी पोजीशन होगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पे ये है सपोज कि कोई एक पॉइंट P1। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे कि X1, Y1 और Z1 करके। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल इस पॉइंट P1 पे पड़ा है तो उसका पोजीशन हो गया X1, Y1, Z1। ये कोऑर्डिनेट ही उसका पोजीशन कहलाएगा। तो इस तरह से ओरिजिन O की रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स को ही पार्टिकल का या फिर ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहा जाता है फिजिक्स में। चलिए, अब हम समझते हैं दूसरी चीज, वो है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या चीज है? बहुत सिंपल, ये सिर्फ डिस्टेंस है। ये सिर्फ डिस्टेंस है। वट एवर डिस्टेंस कवर किया वो पार्टिकल ने या ऑब्जेक्ट ने, उस डिस्टेंस को ही पाथ लेंथ कहते हैं। जैसे कि सपोज करो कि यहां पे P1 से एक पार्टिकल मूव होते 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 यहां पे पहुंच गया है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है P2। इसके कोऑर्डिनेट्स है जैसे कि X2, Y2, Z2।
फिजिक्स में तो हम इसको पार्टिकल का नया पोजीशन ही बोलेंगे ना। ये जो है वो पार्टिकल का पहला पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन, और ये जो दिख रहा है वो उसका पूरा पाथ है। तो इस पाथ में इसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस ही पाथ लेंथ कहलाता है। अब हम समझते हैं तीसरी चीज जो कि है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, चलिए देखिए। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। सीधी सी बात, चेंज इन पोजीशन यानी क्या? देखिए यहां ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो इसमें चेंज इतना हुआ, इतना, और वो ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मैं जरा इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ये हो गया P1 से P2 की ओर एक सीधी लाइन। ये P1 से P2 की ओर जो सीधी लाइन है वो ही है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरह से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि ये P1 पॉइंट जो है वो कोई एक सिटी है, सिटी 1, और ये है कोई दूसरा सिटी, सिटी 2। मान लो कि दोनों के बीच में कुछ 200-300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब अगर आप पहले सिटी से दूसरे सिटी तक बाय रोड जाते हो तो उसका रोड कुछ इस तरह से होगा, यहां से ऐसे। तो आप उसमें जो डिस्टेंस कवर करोगे वो हो जाएगा पाथ लेंथ। लेकिन अगर आप सिटी 1 से सिटी 2 पे बाय एरोप्लेन जाते हो तो आप सीधे ही जाओगे, या बाय हेलीकॉप्टर जाते हो तो आप ऐसे सीधे ही जाओगे। तो वो जो हो जाता है वो है इसका डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां पे इंडिकेट भी कर देता हूं। ये हो गया पाथ लेंथ और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। यहां पे मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कहा था। बाय रोड वो पाथ लेंथ होगा और बाय एयर वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको डेफिनेशन के तौर पे याद मत रख लेना। अब यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम हो जाए? पाथ लेंथ जितना है इतना ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ऐसा हो सकता है? आंसर है बिल्कुल हाँ, हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट इसी पाथ पे मूव हो रहा हो, इसी स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव हो रहा हो, तो यही इसका पाथ लेंथ है और यही इसका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ऐसे में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं हम कि जिससे पाथ लेंथ कम हो जाए और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो? पाथ लेंथ कम हो और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो, ऐसा कर सकते हैं कुछ? आंसर है बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉमन चीज हम यहां पे लिख सकते हैं कि पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जरा समझने की कोशिश करना है इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाथ लेंथ कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट पाथ लेंथ कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। दैट इज ए वेरी बिग फैक्ट हियर। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। यहां पे देखिए, ये कोई एक पॉइंट है और यहां से एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल मोशन शुरू करता है और ऐसे सर्कुलर मोशन करके वापस अपनी जगह पे आ जाता है, वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है। इसमें ये रेडियस r वाला सर्कल बनाता है। तो क्वेश्चन ये है कि इस सिचुएशन में पाथ लेंथ कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना? यहां पे इसकी पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बताओ।
भाई सीधा सा आंसर है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे आ गया, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0। लेकिन ये पाथ लेंथ 0 नहीं होगा, क्योंकि इसने डिस्टेंस तो कवर किया है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वही उसका पाथ लेंथ है। अब आप समझ रहे हो कि ये एक सरकमफरेंस है, तो इसका मतलब कि उसने सरकमफरेंस जितना ही डिस्टेंस कवर किया है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई 2 पाई आर वो हो गया इसका पाथ लेंथ, क्योंकि सरकमफरेंस 2 पाई आर होगा। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन पूछना चाहूं तो मैं ऐसे पूछूंगा कि अगर ये पार्टिकल सेमी सर्कल बनाता है, यहां से लेके यहां तक ही आता है, तो ऐसे में पाथ लेंथ कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना? आंसर सीधा है, पाथ लेंथ हो जाएगा इसका हाफ यानी कि पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पार्टिकल अगर यहां से लेके यहां तक आया है तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया ना, और ये क्या है? डायमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डायमीटर डी, या फिर लिखो 2r। तो पाथ लेंथ पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 2r, अगर ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है तो। अब हम पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को वन डायमेंशन में समझेंगे। बच्चों बेसिकली ये चैप्टर वन डायमेंशन मोशन का ही है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी कि वन डायमेंशनल मोशन। ये तो एक एग्जाम्पल था जिसमें मैंने 3 डायमेंशनल केस लिया, लेकिन दरअसल इस लेसन में हमें सारा वन डायमेंशन में ही समझना है। तो अब हम पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को वन डायमेंशन मोशन में समझते हैं, वैल्यू के साथ समझते हैं। इसके लिए हम एक्स एक्सिस पे होने वाली मोशन के बारे में बात करेंगे। आप वाई एक्सिस या जेड एक्सिस भी ले सकते हो, लेकिन कोई भी एक एक्सिस पे मोशन होनी चाहिए या फिर एक एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, तब वो बनती है स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन। अब हम यहां पे पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को वन डायमेंशन में समझेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर समझेंगे। इसके लिए पहले डेफिनेशन दोनों की समझ लेते हैं। पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस कवर्ड, और से इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद इन द गिवन टाइम इंटरवल, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज ऑफ पोजिशन, यानी कि पाथ लेंथ वो ऑब्जेक्ट ने जो पूरा डिस्टेंस कवर किया है वो है, और डिस्प्लेसमेंट वो चेंज ऑफ पोजीशन है, पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो चेंज आ रहा है वो चेंज ऑफ पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों अलग चीज़ है, ये अभी समझ में आएगा आपको, लेकिन पहले हम जरा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डेल्टा एक्स कह सकते हैं। अभी हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं इसलिए डेल्टा एक्स कह देते हैं, अदरवाइज अगर ये वाई एक्सिस की बात है तो आप डेल्टा वाई कह सकते हो। डेल्टा एक्स इजकल टू x2 माइनस x1, जहां पे x1 इज ऑब्वियसली इनिशियल पोजीशन और x2 is obviously फाइनल पोजीशन। तो ये हो गया इक्वेशन पर्टिकुलरली डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहां पे एक और बात लिख लेते हैं हम, दैट डेल्टा एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 इफ x2 इज ग्रेटर देन x1। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस इक्वेशन में x2 ग्रेटर देन x1 है तो डेल्टा x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, मीन्स कि ये पॉजिटिव आएगी। बट डेल्टा x विल बी लेस देन 0 इफ x1 इज ग्रेटर देन x2। ऑब्वियसली अगर x1 x2 से बड़ा है तो ऐसे में डेल्टा x यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 से कम आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात मिल रही है हमें कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है। इसको वैसे एक एग्जांपल से हम समझेंगे तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पे वन डायमेंशनल केस को समझने के लिए ये एक्स एक्सिस ले रहा हूँ।
यहाँ पे है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये हो गई नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और ये हो गया ओरिजिन 0 या O। यहाँ पे एक्सिस पे सारे डिस्टेंस दिखाए गए हैं, जैसे कि ये 10, 20, 30 ऐसे करते करते यहाँ पे 100 मीटर है, मैं लिख देता हूँ ये मीटर है। और ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में -10, -20, -30 मीटर वगैरह है। अब ये O पॉइंट यहाँ पे है 0 पे, Q पॉइंट 60 मीटर पे है, और P पॉइंट 100 मीटर पे, और R पॉइंट आप देख रहे हो कि -30 मीटर पे है। अब सोचो कि एक कार जो कि पहले O पे है, उसे पहले हम P तक ले जाते हैं, फिर P से वापस Q पे लाते हैं, और फिर Q से उसको R पे ले आते हैं। तो ऐसे में इसकी पाथ लेंथ कितनी और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाथ लेंथ से। यहां पे पाथ लेंथ को मैं L नाम दे देता हूं। तो पाथ लेंथ कितना होगा समझो, इसमें आपको सारा डिस्टेंस ऐड करना है, यानी O से लेके P का डिस्टेंस OP, P से लेके Q का PQ, और फिर Q से लेके R का QR, इन तीनों डिस्टेंस को ऐड करना है। तो ये हो गया OP प्लस हो गया PQ प्लस हो गया QR, ये हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ। अब इसमें इसकी वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे OP कितना होगा, O से लेके P तक का डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 0, यानी कि OP हो जाता है 100 मीटर, प्लस अब PQ कितना होता है, P है 100 और Q है यहाँ पे 60, तो ये 100 माइनस 60 यानी कि मिलेगा आपको 40 मीटर, प्लस अब QR, ये इंपॉर्टेंट है। अब Q है यहाँ पे 60 और R है यहाँ पे 30, -30, नोट डाउन -30 है, तो ये 60 माइनस -30 यानी कि टोटल हो जाएगा 90। या फिर मैं ऐसे समझाऊं कि ये 60 से लेके 0 तक ये 60 हो जाता है, और फिर 0 से लेके -30 तक दूसरा 30 मीटर ऐड होता है, तो 60 मीटर और ये 30 मीटर यानी कि टोटल हो जाता है 90 मीटर। तो ये हो गया 90 मीटर। तो इन सभी का अगर आप एडिशन करो तो ये मिल जाएगा आपको 230 मीटर। तो यानी कि पाथ लेंथ है यहाँ पे 230 मीटर। अब मैं बात करता हूं इसमें डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा x इजकल टू हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, जहां पे x2 यानी कि फाइनल पोजीशन और x1 यानी कि इनिशियल पोजीशन। अब ये O पॉइंट जो है वो हमारी इनिशियल पोजीशन थी यानी कि x1 थी, और ये जो R पॉइंट है वो हमारी फाइनल पोजीशन है यानी कि x2 है। तो ऐसे में ये x2 माइनस x1 होगा -30 माइनस 0 यानी कि -30 मीटर। यहां पे आप देख रहे हो कि पाथ लेंथ पॉजिटिव आया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। अगर सपोज करो कि कार यहां से निकली और वापस यहीं पे ओ पे ले आए आप, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो, क्योंकि इनिशियली कार यहां पे थी और फाइनली भी कार यहां पे है। तो ऐसे में x2 माइनस x1 जीरो ही हो जाएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो मिलेगा। तो फिर से कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, लेकिन पाथ लेंथ सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो वो नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं। आप ऐसे कहो कि आज मैं 1 किलोमीटर चला, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि आज मैं -1 किलोमीटर चला, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पाथ लेंथ
नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात, पाथ लेंथ 0 भी नहीं हो सकता। अगर मोशन हुई है तो ही पाथ लेंथ की डेफिनेशन आएगी ना, क्योंकि पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस ट्रैवल किया है यानी कि मोशन हुई है। अगर मोशन हुई है तो फिर पाथ लेंथ 0 कभी नहीं हो सकता, लेकिन हां डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। एक और बात, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम सोचें कि कार को हमने O से सिर्फ P तक लेना है, तो ऐसे में ये 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस ट्रैवल भी है, इसलिए पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों 100 मीटर ही आएंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर मोशन के दौरान डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। आई रिपीट, अगर मोशन के दौरान डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। अब हम यहां पे पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस लेते हैं। यहां पे मैं ले लेता हूं पाथ लेंथ और यहां पे मैं ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। एक एक पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पाथ लेंथ इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड and displacement is change in position. Displacement is change in position. पाथ लेंथ में दूसरा पॉइंट, इट इज पॉजिटिव ओनली। डिस्प्लेसमेंट में दूसरा पॉइंट, it can be positive or negative also. थर्ड पॉइंट, पाथ लेंथ में, पाथ लेंथ कैन नॉट बी 0। ये 0 नहीं हो सकता ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी 0। अगर आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रख दो तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब पाथ लेंथ में फोर्थ पॉइंट, फॉर ए स्ट्रेट पाथ, फॉर ए स्ट्रेट पाथ डिस्प्लेसमेंट is equal to path length. बट यहां पे डिस्प्लेसमेंट में फॉर ए कर्व्ड पाथ displacement is less than path length. Means path length is greater than displacement for a curved path. अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम यानी कि एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम यहां पे पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए एक्स वर्सेस टी के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर आप उसको वाई एक्सिस पे मोशन करवा रहे हो या वाई एक्स के पैरेलल मोशन करा रहे हो तो ग्राफ जो आएगा वो वाई वर्सेस टी का ग्राफ आएगा। यहां पे एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो एक्स है वो है पोजीशन और ये टी है वो है टाइम। तो हम एक्स वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं।
इसके लिए पहले हम ये एक्स एक्सिस यहाँ पे ले लेते हैं। ये आ गई एक्स एक्सिस। आप देख सकते हो कि यहाँ पे है ओरिजिन ओ, ये है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे वैल्यूज 0 से लेके 100 तक लिखिए। ये 0 से लेके 100 मीटर है, मैं लिख देता हूँ। और अब इसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे मैं यहाँ पे कार ले लेता हूँ। कार अभी सपोज कि 40 मीटर पे रखी हुई है। अब अगर मैं इसका x वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, x वर्सेस t ग्राफ में अगर ड्रॉ करना चाहूं तो कैसा मिलेगा? मैं फिर से कह रहा हूं कि कार अभी यहां पे पड़ी हुई है, 40 मीटर पे पड़ी हुई है, वो मोशन में नहीं है। कार अभी मोशन में नहीं है, ये 40 मीटर पे स्टेडी पड़ी हुई है। तो ऐसे में ये जो x वर्सेस t का ग्राफ है वो बच्चों कैसा आएगा बताइए। ऑब्वियसली ये ग्राफ 40 में से निकलेगा और ऐसे t एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट रहेगा। बच्चों ये जो ग्राफ है वो हमारा पहला ग्राफ यानी कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट यानी कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तब का ग्राफ। बच्चों अच्छे से समझ लेना, हाँ, ये x वर्सेस t का ये ग्राफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बता रहा है। वो कैसे, मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए 0 टाइम पे इसकी पोजीशन इस ग्राफ से मिल रही है 40 मीटर पे। इसके बाद 1 सेकंड पे इसकी पोजीशन मिल रही है 40 मीटर पे, 2 सेकंड में भी 40 मीटर, 3 सेकंड में भी 40 मीटर, 5 सेकंड में भी 40 मीटर एंड सो ऑन। इसका मतलब कि टाइम पास हो रहा है लेकिन x यानी कि पोजीशन नहीं बदल रही है, तो ऑब्वियसली मोशन नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो ये हुआ पहला ग्राफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब हम 3 और अलग अलग सिचुएशंस देखते हैं और उसके ऊपर से x वर्सेस t का ग्राफ लेते हैं। जैसे कि सपोज करो कि t इक्वल टू 0 टाइम पे ये कार ओरिजिन पे थी, 0 पे थी। अब वहां से मैं इसको कॉन्स्टेंटली चलाते हुए 5 सेकंड में यहां तक ले आया, 90 तक ले आया। तो ऐसे में इसका ग्राफ कैसे होगा? फिर से कह रहा हूं, मैंने 0 से कार को कॉन्स्टेंटली चलाते हुए 90 तक 5 सेकंड में ले आया। तो ऐसे में इसका ग्राफ कैसा होगा? ऑब्वियसली इसका ग्राफ एक तो ये कि 0 से शुरू होगा और ये 90 तक जाएगा 5 सेकंड, इस तरह से होगा। आप देख सकते हो कि ये 90 मीटर हो गया और यहाँ पे ये 5 सेकंड हो गया। देखिए ये ग्राफ कार की x पोजीशन और टाइम t का रिलेशन दिखा रहा है। जैसे जैसे ग्राफ में आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे टाइम t इंक्रीज होगा और साथ ही साथ x भी इंक्रीज होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि आप कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, सपोज कि पहले तो यही पॉइंट चूज कर लेते हैं हम। तो इस पॉइंट पे क्या हालत है कि x भी 0 और टाइम t भी 0। तो सही बात है, शुरू में कार यहाँ पे थी तो x 0 और तब टाइम t 0 था। फिर आप ये पॉइंट चूज कर लो जैसे कि, तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल रही है आपको 20 मीटर और टाइम मिल रहा है 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के बाद 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। फिर 2 सेकंड के बाद यहाँ पे देखिए 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। 3 सेकंड के बाद यहाँ पे देखिए तो 60 मीटर और 4 सेकंड के बाद यहाँ पे देखिए तो 80 मीटर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टाइम के साथ x की वैल्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। ऐसी मोशन को एक खास नाम से बुलाया जाता है और वो है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो ग्राफ है अभी यूनिफॉर्म मोशन डिस्प्ले कर रहा है। दूसरी बात,
कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन हो गई, ये पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन हो गई। ये कैसे पता चल रहा है हमें? बहुत सीधी सी बात है, यहां पे ऑब्जेक्ट यानी कि कार सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। सेम टाइम में अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ऑब्वियसली इसकी मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन हो गई। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पे ये 1 सेकंड पे आप ग्राफ को टच करो तो वहां से आपको यहां पे एक्स एक्सिस पे 20 मीटर मिलेगा, 1 सेकंड पे 20 मीटर। फिर 2 सेकंड पे यहां पे 40 मीटर मिल रहा है, 3 सेकंड पे यहां पे 60 मीटर मिल रहा है, 4 सेकंड पे यहां पे 80 मीटर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन है। अब हम इसमें देखते हैं तीसरा एक केस। सपोज कि इस कार को अब मैं 90 से लेके वापिस 0 पे ले आता हूं। इस दौरान मैं इसको कॉन्स्टेंटली 90 से 0 पे लाया हूं, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका एक्स वर्सेस ग्राफ इस सिचुएशन में कुछ ऐसा मिलेगा। ये 90 से शुरू होके 0 हो जाएगा 5 सेकंड के बाद। यहां भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका मतलब यह हुआ कि यह भी यूनिफॉर्म मोशन तो है ही, लेकिन यहां पे पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव वेलोसिटी मिलेगी। मैं ये पहले लिख लेता हूं, ये यूनिफॉर्म मोशन तो है ही, बट नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, ये नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन। अब ये नेगेटिव वेलोसिटी क्यों भाई? बड़ा आसान सा आंसर है, आप कार को ऐसे पीछे की ओर वापस ला रहे हो, आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसको वापस ला रहे हो, इसलिए नेगेटिव वेलोसिटी। दूसरी तरह से मैं यहां पे आपको ये दिखा सकता हूं ग्राफ में कि ये कार सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस डिक्रीज कर रही है। जैसे कि यहां पे देखिए, ये 70 मीटर हो गया 1 सेकंड में, फिर 50 मीटर हो गया 2 सेकंड में, फिर 30 मीटर हो गया 3 सेकंड में, एंड सो ऑन। यानी कि ये कार सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट में डिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, पोजीशन डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये वापस आ रही है, अगर ये वापस आ रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी। दूसरा कि सेम टाइम इंटरवल में सेम चेंज आ रहा है डिस्टेंस में, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। सो हम कह रहे हैं कि ये नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन है। अब हम देखते हैं फोर्थ केस। सपोज कि मैं इस कार को यहां 0 से पहले 60 पे ले जाता हूं, फिर 60 से वापस इसको 30 पे लाता हूं, और फिर 30 से इसको 90 पे ले जाता हूं। अगर इस तरह से मैं मोशन करवाऊं तो इसका ग्राफ मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर पाऊंगा। पहले मैं कार को 0 से 60 तक ले जाता हूं, फिर 60 से मैं उसको 30 पे लाता हूं, और फिर 30 से वापस उसको 90 तक ले जाता हूं। तो ये जो मोशन हुई, आप देख रहे हो कि ये कर्व्ड मोशन है, तो ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं कहलाएगी। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां पे है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यहाँ पे मैंने कार को सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही मोशन दी है, फिर भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है ही। लेकिन अगर मैं कार को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी ले जाता तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कहलाती। जैसे कि अगर मैं कार को 0 से पहले -30 पे ले जाता, फिर -30 से +60 पे लाता, फिर वहां से +30, फिर वहां से +90, ऐसे करता अगर, तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कहलाती। नॉट ओनली दैट, अगर आप कार को एक ही डायरेक्शन में ले जा रहे हो, लेकिन उसको कभी थोड़ा सा जल्दी ले जा रहे हो, कभी थोड़ा सा धीरे ले जा रहे हो, तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे कि यहां पे देखिए कार को, मैं इस कार को पहले धीरे धीरे आगे ले जाता हूं, फिर यहां पे रोक देता हूं, फिर वापस में थोड़ी सी आगे ले जाता हूं, फिर वापस में रोक देता हूं और फिर वापस में 90 तक ले जाता हूं। अगर इस तरह से मोशन करवाइए तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो जो भी मोशन यूनिफॉर्म नहीं है वो ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आपको खास तौर पे यहाँ पे ये एक बात याद रखनी है कि अगर x वर्सेस t का ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। अगर इस तरह से घट रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और नेगेटिव है। अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, टी एक्सिस के पैरेलल है, तो ऑब्जेक्ट स्टेडी है, और अगर ग्राफ इस तरह से कर्व बना रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे हम कहेंगे। बच्चों, आज हमने जितने भी टॉपिक्स देखे, इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए।